सर कोई भी ऐसा करंट जो कि फ्लक्चुएटिंग है, बाई डायरेक्शनल है, उसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। देखो, इंपीडेंस का मतलब होता है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो पूरे सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम फेज में होते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ 90 डिग्री आगे होता है। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और पूरे सर्किट की जो एनर्जी है वो भी मैक्सिमम हो जाती है। ये पावर का मेन फॉर्मूला है, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं रियल पावर, इसको बोलते हैं अपरेंट पावर, और इस cos फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आरबी। क्या हालचाल है आप सभी का? बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी वाला पर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इन डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो कि ऑफिशियल पीडब्ल्यू का ही टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट सीखेंगे, मीन एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट सीखेंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, इन सभी चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद द ऑल्टरनेटिंग करंट। सर कोई भी ऐसा करंट जो कि फ्लक्चुएटिंग है, बाई डायरेक्शनल है, उसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। अल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर जो ओमेगा लिखा है इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको 2 पाई एफ लिखा जा सकता है, जिसको 2 पाई अपॉन कैपिटल टी ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये करंट ऐसा होता है जो कि एक निगेटिव वैल्यू से लेकर एक पॉजिटिव वैल्यू तक होता है, यानी कि ये माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट के बीच में लाई करता है। और सेम इसी तरीके का इसका ईएमएफ भी होता है, यानी माइनस ई नॉट से प्लस ई नॉट के बीच में वो लाई करता है। अब यहां पर अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं तो अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में 0 होती है। हाफ साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू होती है 0.637 आई नॉट के बराबर। ठीक है, और अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो आरएमएस का मतलब होता है कि करंट के स्क्वायर का, है ना, ये आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका है कि अंडर रूट के अंदर करंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकालो। राइट, अंडर रूट के अंदर करंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकालो, जिसकी वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 होती है, विच इज 0.707 टाइम्स पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आई नॉट। बिल्कुल ऐसे ही वी आरएमएस होता है वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर। इनका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बट सीयूईटी के लिए हमें सीधे सीधे इनका वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई हो सकता है। ठीक है, यहां पर ये जो फाई है, इसी फाई को हम लोग इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बोलते हैं। और इस एक्सप्रेशन को देखकर साफ पता चल रहा है कि जो करंट है वो ईएमएफ से फाई एंगल आगे है ना, क्योंकि करंट के एक्सप्रेशन में फाई एंगल एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो करंट इज फाई अहेड ऑफ ईएमएफ, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे दो तरीके के रेजिस्टेंसेस आते हैं, जिसमें सबसे पहला इंपीडेंस होता है और दूसरा होता है रिएक्टेंस। देखो, इंपीडेंस का मतलब होता है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो पूरे सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहीं पर रिएक्टेंस वर्ड हम लोग यूज करते हैं या तो इंडक्टर के लिए या तो कैपेसिटर के लिए। तो कोई भी इंडक्टर जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं, दैट इज एक्सएल, जो कि ओमेगा एल के बराबर है। और ऐसे ही कैपेसिटर के लिए होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर है। तो ये दोनों टर्म्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर का यूज किया जाए। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। वोल्टेज की वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है और इस तरीके का फेजर डायग्राम बनाया जाता है। फिर आता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो अगर वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी करंट 90 डिग्री पीछे हो गया, या फिर आप ये कह लो कि जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे हो गया। तो इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ओमेगा एल के बराबर होता है। अगर आप ग्राफ बनाते हैं एक्सएल और एल के बीच का, है ना, तो वो इसी तरीके का ग्राफ होगा। या यहां पर अगर मान लो आपने फ्रीक्वेंसी भी ले रखा है तो भी इसी तरीके का ग्राफ होगा। ठीक है, और इस ग्राफ का स्लोप अगर आप निकालना चाहते हैं तो स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी एक्सएल डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। ये कैंसिल होगा, तो इस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी हो गई 2 पाई, सॉरी, इस ग्राफ का स्लोप हो गया 2 पाई एल के बराबर।
राइट। फिर अगला हमारे पास है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें करंट जो है वो 90 डिग्री आगे होता है और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री पीछे होता है। ठीक है, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम फेज में होते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ 90 डिग्री आगे होता है और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री आगे होता है। ये तीन चीजों को आपको एकदम से याद करना होगा। यहां पर फेजर डायग्राम देखो, अगर करंट को इधर दिखाया है तो वोल्टेज को 90 डिग्री हम लोग पीछे दिखाएंगे, तो ये वोल्टेज हो गया। ग्राफ अगर हम लोग बढ़ा दें एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच का, तो एक्सी जो होता है वो 1/ω/c होता है, विच इज 1/2πfc के बीच का ग्राफ। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्सी की वैल्यू लगातार रिड्यूस हो रही होगी लाइक दिस। तो इस तरीके का ग्राफ है। फिर आता है कोई भी सीरीज LCR सर्किट, यानी कि जहां पे L, C और R तीनों को सीरीज में करंट कर दिया जाए, तो ऐसे में पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको इंपीडेंस बोलते हैं Z। उसकी वैल्यू है अंडर रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहीं पर tan फाई निकाला जाता है, दैट इज XL माइनस XC बटे R। और वोल्टेज का फॉर्मूला आता है अंडर रूट के अंदर VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अगर VL बड़ा है तो हर जगह VL माइनस VC XL माइनस XC हो जाएगा, अगर XC बड़ा है तो XC माइनस XL हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर हमारे पास आया रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन पे हम ये मानते हैं कि XL XC के बराबर है। अगर XL XC के बराबर है तो ओमेगा की वैल्यू 1/√LC आती है और पूरे सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी निकल करके आता है, जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जानते हैं, दैट इज 1/2π√LC के बराबर। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और पूरे सर्किट की जो एनर्जी है वो भी मैक्सिमम हो जाती है। राइट, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंट। फिर बात आती है सर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर का सिर्फ आपको एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है, दैट इज ω/L/R। इसमें ये जो ओमेगा होता है बेटा, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको 1/√LC भी लिखा जा सकता है। तो ये इसका क्वालिटी फैक्टर का आप समझो फॉर्मूला हो गया। इससे ज्यादा क्वालिटी फैक्टर में आपको नहीं जाना है। ठीक है, बाकी ग्राफ को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखो ये ग्राफ है करंट और ओमेगा के बीच का। यहां पर ये पता चलता है कि भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है उस पर करंट का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है और ये उसकी समझो आरएमएस वैल्यू है, 0.707 टाइम्स है ना। तो आरएमएस वैल्यू भी करंट मतलब ओमेगा के दो जगहों पर होगा, ω1 और ω2। तो यहीं से रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन ω1 माइनस ω2, इस तरीके से हम लोग क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट करके निकालते हैं। फिर पावर की बात करते हैं, तो पावर का फॉर्मूला है VRMS IRMS इंटू cos फाई के बराबर। ये पावर का मेन फॉर्मूला है, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं रियल पावर, इसको बोलते हैं अपरेंट पावर और इस cos फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर। अगर हम लोग मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं तो ये पावर फैक्टर 1 के बराबर होना चाहिए, यानी फाई 0 होना चाहिए, यानी सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना चाहिए। मिनिमम पावर की बात करें तो यही cos फाई 0 के बराबर होगा जब फाई 90 होगा, और फाई की वैल्यू 90 तब होती है जब रेजिस्टेंस 0 हो, यानी कि सर्किट या तो प्योरली इंडक्टिव हो या तो सर्किट प्योरली कैपेसिटिव हो, है ना। प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में फेज डिफरेंस 90 के बराबर होता है और ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि भाई मिनिमम पावर वहां पर है सर्किट का। फिर आता है वॉटलेस करंट क्या होता है सर, तो सीधा सीधा वैल्यू है वॉटलेस करंट है IRMS sin फाई और वॉट फुल करंट होता है IRMS cos फाई के बराबर। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए तो सीधे सीधे आपको इसको यूज करना है। फिर आता है AC जनरेटर। कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो मोटर के जस्ट अपोजिट होता है। जिस तरह से मोटर में करंट फ्लो कराने पर वो रोटेट करता है, तो यहां पर पहले उसको रोटेट कराया जाता है, तब जनरेटर स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने पर वो करंट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जो करंट यहां पर हमें मिलता है उसकी वैल्यू है I0 sin ωt के बराबर और जो EMF मिलता है दैट इज NBA ओमेगा sin ωt के बराबर। यानी कि EMF का फॉर्मूला देखो कितना है, दैट इज NBA ओमेगा sin ωt के बराबर। तो यहां से आप करंट का पीक वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट इज NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अगर आप करें तो ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल जाने वाला है। फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। अगर हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव कर रहा है और अगर वोल्टेज को घटा दिया है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव कर रहा है। सर कोई भी ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना पर बेटा बेस्ड होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब सर क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब यह है कि एक प्राइमरी कॉइल है, उस प्राइमरी वाले कॉइल में हम करंट भेजेंगे और उसकी वजह से सेकेंडरी वाले कॉइल में हम करंट को इंड्यूस करेंगे। इस फेनोमेना को
को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर वही चीज हमें बताई जा रही है कि जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज है दैट इज NS अपॉन NP टाइम्स प्राइमरी का वोल्टेज, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। और सेकेंडरी का जो करंट होता है दैट इज NP अपॉन NS टाइम्स IP, ठीक है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी का जो वोल्टेज है और प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा होंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। फिर बात आता है कि सर ट्रांसफार्मर में कौन कौन से एनर्जी लॉसेस हैं। सबसे पहला कॉपर लॉस है, क्योंकि कॉपर का कॉइल होता है तो हीट के रूप में एनर्जी का लॉस होता है उसमें। दूसरा है आयरन लॉसेस, जिसको एडी करंट लॉस बोलते हैं। एडी करंट यहां पर प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत हाई अमाउंट में हीट डेवलप करता है तो एनर्जी का लॉस करवाता है। फ्लक्स लीकेज, क्योंकि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास नहीं होता है तो यहां भी एनर्जी का लॉस है। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को प्योरली मैग्नेटाइज करने में और वापस डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी का लॉस होता है उसको हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से जानते हैं। फिर हमिंग लॉस, कोई भी ट्रांसफार्मर जब वर्किंग कंडीशन में होता है तो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, तो साउंड का जो एनर्जी लॉस हो रहा है दैट इज नोन एज हमिंग लॉस। लास्ट में एक चीज आती है दैट इज परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का मतलब है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। पावर आउटपुट होता है VSIS, भाई पावर का फॉर्मूला VI होता है, तो सेकेंडरी में जो पावर आ रहा है डिवाइडेड बाय प्राइमरी में जो पावर आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100। सो VSIS अपॉन VP IP मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, सो दैट इज नोन एज इफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी का एक फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है। इस चैप्टर में मेनली 3 चीजें आपको पढ़नी होती हैं। पहला LCR सर्किट पढ़िए, उसकी रेजोनेंट कंडीशन पढ़िए, दूसरा ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़िए, तीसरा ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में पढ़िए। दैट्स इट। केवल ये 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर छोटा सा है इसलिए हम लोगों ने इसको 10 से 12 मिनट के अंदर में चैप्टर को रिवाइज किया है। तो अब आप सभी का काम यह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।